हेलो एवरीवन, आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। 7 फरवरी 2022 को सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड और एबीसी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स को 28 बैंकों के कंसोर्टियम को मुबैना तौर पर 22,842 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने पर तलब किया। और इस वक्त एबीजी शिपयार्ड, जो कभी जहाजसाजी में एक पावर हाउस समझा जाता था, 16,600 करोड़ के ऑर्डर बुक के साथ, लेकिन अब हिंदुस्तानी तारीख के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड के तहत अंडर प्रो है। अब ये इस कदर बड़ा फ्रॉड और धोखा है कि नीरव मोदी ने सिर्फ इसी से 11,356 करोड़ रुपए निकाले। इसके अलावा विजय माल्या ने 9,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, यानी इन दोनों ने कमोबेश तकरीबन 35,620 करोड़ रुपए का मिलकर घोटाला किया। लेकिन एबीजी शिपयार्ड ने अकेले ही 2,0842 करोड़ रुपए का घोटाला किया। तो अब सवाल ये है कि आखिर इस एबीजी शिपयार्ड की कहानी क्या है और कैसे इन्होंने मिलकर इतनी बड़ी रकम का घोटाला किया। पहली चीज जो आपको शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में समझने की जरूरत है, बेसिकली शिपिंग इंडस्ट्री 3 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। एक चार्टर, एक शिपिंग कंपनी और एक शिपयार्ड। ये 3 वो बुनियादी और अहम पैमाने हैं जिस पर ये इंडस्ट्री मुनहसिर होती है। अब शिपयार्ड वो जगह और मुकाम है जो कि वांट्स टू रेंट अ शिप, जो ट्रांसपोर्टिंग कार्गो और पैसेंजर्स दोनों के लिए इस्तेमाल में आ सके। अब इस केस में फर्ज करते हैं कि मारुति एक चार्टर है जो कारें बरामद करने के लिए एक जहाज किराया पर लेता है। अब इस हकीकत को देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाईआरसी कम से कम 5 गुना सस्ती है बनिस्बत एयर के, और ये पूरी दुनिया में नकलो हमल का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला मोड और तरीका है। अब इस केस में फर्ज कर लेते हैं कि मारुति सुजुकी इस कंपनी को अप्रोच कर रही है जो बाकायदगी से बहरी जहाज या कंटेनर लीज पर देती है, मजमूई तौर पर जहाज की देखभाल और पोर्ट क्लियरेंस हासिल करने के लिए, अमला और समुद्री ईंधन फराहम करने के लिए। इस किस्म की खिदमात के लिए शिपिंग कंपनी एक रकम वसूल करती है जिसे फ्रीट चार्जेस का नाम दिया जाता है, लेकिन इस केस में ये मारुति सुजुकी कहलाएगा। अब मारुति सिर्फ एक चार्टर है और इसकी तरफ इसमें बहुत सी कंपनियां शामिल हैं, जैसे एप्पल, सैमसंग की बरामद और दरामद वगैरह के लिए इन जहाजों की मुसलसल जरूरत पड़ती है, जिसका मतलब है कि शिपिंग कंपनियों को हमेशा काफी कंटेनर्स की जरूरत होगी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की तमाम तर जरूरियात को पूरा कर सके। अब ये वो जगह जहाँ शिपिंग कंपनियां शिप यार्ड्स और शिप मैन्युफैक्चरर्स को अप्रोच करती है। अब ये ही कंपनियां शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जहाज बनाना हकीकत में रातों रात का अमल नहीं, बल्कि ये एक साल में भी मुकम्मल नहीं होता। साल तो दूर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2 से 3 साल का अरसा दरकार होता है और इसको बनाने के लिए कम से कम 40 से 100 करोड़ के दरमियान की रकम मतलूब होती है। और इसमें मनसूबाबंदी बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल होती है, क्योंकि कल अगर वहाँ एक जहाज चार्टर की मांग में अचानक इजाफा होता है तो इस पैदावार में इजाफा को फौरी तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता। एक ही वक्त में यहाँ तक के आपके बहरी जहाज फरोख्त नहीं होते तो आपके 80 से 200 करोड़ तक की रकम का सरमाया बाउंड हो जाएगा, यानी रकम फंस जाएगी। आपकी इन्वेंट्री के साथ ही ये रकम काम नहीं आएगी। 2000 की दहाई के अवाल का टाइम हिंदुस्तान की तमाम शिपिंग कंपनियों के लिए फायदेमंद और काबिल कदर था, क्योंकि इन दिनों ये आसमान की बुलंदियों को छू रही थी और अपने मैदान में कामयाबी का लोहा मनवा रही थी। लेकिन दीन और तजारत का हजम मजीद से मजीद बढ़ता चला जा रहा था। हर गुजरते वक्त के साथ ये सैकड़ों करोड़ का कारोबार कर रहे थे और मुनाफा कमा रहे थे, और ये सिर्फ इब्तदाई 2000 की दहाई के दौरान था। ब्राजील, भारत और चीन जैसे तरक्की पजीर मुमालिक अपनी अपनी बंदरगाहों का लोहा मनवा रही थी और रिकॉर्ड मुनाफा से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। तमाम किस्म के सामान और गाड़ियों के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ये शिप यार्ड्स अपने अपने ऑर्डर्स मौसूल करने लगे, जिससे शिप यार्ड्स मालकान पर पैसों की बारिश हो रही थी। शिपिंग इंडस्ट्री और खास तौर पर कंटेनर से मुंसलिक सेक्टर्स अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त ये इंतहाई मुनाफा बख्श कारोबार दिखाई दे रहा था हकीकत में बैंकों के मुकाबले में, जबकि बैंक भी इनको पैसे उधार देने के लिए सबसे कम सूद की शरह पर शिपिंग कंपनियों को उधार दे रहे थे। और ये आलमी मईशत का 90% हिस्सा था, जिससे कंपनियां अपनी अपनी फील्ड में अपनी कामयाबी का लोहा मनवा रही थी। 2002 से 2004 तक कंटेनराइज तजारत की निस्बत तेजी से बढ़ी और इसमें रिकॉर्ड इजाफा हुआ। अब जैसा की आपको बताया गया था कि जहाज बनाने में कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं, यानी वो बहरी जहाज जिसका 2006 में ऑर्डर दिया गया था, इसका ऑर्डर 2008 से 9 में जाके मुकम्मल हुआ। लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरफ 2008 में रिसेशन रोनुमा हुआ, क्योंकि हजारों कंपनियां दिवालिया हो गई थी और मुलाजमतें खत्म हो गयी, और इस रिसेशन की वजह से आलमी इक्तिसादियात और इकोनॉमी में ट्रिलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ। जबकि दूसरी तरफ शिप इंडस्ट्री को भी अपनी जान के लाले पड़ गए थे, क्योंकि इसकी डिमांड और मांग में गरा कदर कमी रोनुमा हुई, क्योंकि वो दिए गए ऑर्डर्स की मांग को बर वक्त पूरा नहीं कर पा रही थी, जिसके लिए इन शिपिंग कंपनीज ने ऑर्डर्स कैंसिल करना शुरू कर दिए। और बदकिस्मती से ये शिप यार्ड्स 2 साल के तवील दौरानिये से अपने प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी, जिससे इनका शेड्यूल पूरा नहीं हुआ, जिससे इनकी सरमायाकारी डूबने लगी और वो गरा कदर नुकसान से 2-4 होने लगे, जिससे इनकी इन्वेंट्री भी बंद होने लगी, जिससे वो फील्ड में भी नुकसान से 2-4 होने लगे। अब जब एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड 1985 में कायम हुई, जो कि जहाज साजी की कंपनियों और शिप यार्ड्स की फील्ड में भी सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी, जिसने 20 से ज्यादा जहाज तैयार किए और 165 से ज्यादा कंटेनर
ओनर भी इसमें शामिल थे कि सबसे ज्यादा शिपयार्ड्स की कंपनियों में जो मुनाफा बख्श कारोबार रही थी और सबसे ज्यादा फायदे में थी वो कोई और नहीं बल्कि एबीजी शिपयार्ड्स कंपनी लिमिटेड थी। लेकिन इसके भी 2008 के बाद बैनुल-अक़वामी क्लाइंट्स दूर होने लगे और ये बहुत से नुकसानात से दो चार होने लगा। अगरचे इन्होंने अपने बहुत से ग्रां कदर क्लाइंट्स बनाए थे जिनमें हिंदुस्तानी दफाई फोर्सेस जैसा कि हिंदुस्तानी बहरिया, हिंदुस्तानी साहिल गार्ड और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ भारत के दफाई मंसूबे इसमें शामिल थी, जिसमें से सबसे ज्यादा तरजीह एबीजी कंपनी को दी जाती थी। ये है कहानी का मुश्किल और ट्रिकी पार्ट, जिसमें कंपनी के मालिकान को भी मालूम हो गया था कि इन्हें डिमांड और मांग को पूरा करने के लिए रकम दरकार होगी, जिसके लिए वो यानी एबीजी बैंक के पास कर्जे मांगने पहुंच गए। अब आमतौर पर 1000 करोड़ के कर्जे एबीजी मांगने लगे और ये एक प्राइवेट बैंक था जो कि एबीजी के कंसोर्टियम को लीड कर रही थी। तो कुल मिलाकर 28 बैंकों ने लोन डिपोजल में पार्टिसिपेट यानी हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिसको आईसीएसीआई बैंक इसकी क़यादत कर रहे थे। अब हमारे पास 5 बड़े बैंक ग्रां कदर थे, जिनमें आईसीएसीआई एट 7089 करोड़ और आईडीबीआई बैंक 3639 करोड़ पर, जबकि इसके बाद भारत के बैंक ऑफ बड़ौदा और एक्सिम बैंक भी इसमें शामिल थे। अब अगर ये सरगर्मी 2008 से पहले हुई तो ये काफी अंडरस्टैंडेबल होती, लेकिन ये रकम 2012 से 2017 के दरमियान दी गई। लिहाजा अगर आप शिप्स की कीमत को हटा दें, इग्नोर कर दें, तो एबीजी के मौजूदा असासों से 2 गुना थी, जो कि एग्जिस्टिंग लायबिलिटीज को पे करने के लिए इनको डबल इस तरह के असासे चाहिए थे। और इस तरह के कर्ज के बावजूद इन्हें बैंक से कर्ज मिल रहा था। एबीजे ने हिंदुस्तानी बहरिया से ऑर्डर हासिल किए थे और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसकी ऑर्डर बुक को $2.7 बिलियन तक ले जा रही थी। लिहाजा 2012 तक एबीजी मुनाफा बख्श था, लेकिन इसके बाद नुकसानात होने लगे। 2013 में ये नुकसान 199 करोड़ तक चला गया। 2014 से 15 में 897 करोड़ का नुकसान हुआ। मार्च 2016 में इसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, जो कि 3704 करोड़ रुपए था। इसकी इनकम में भी वाजिया कमी हुई और 2014 में लोन रिस्ट्रक्चरिंग के नाम से एक तजवीज वाजिया हुई, जिसकी वजह से शरह सूद कम हुई और लोन की टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ गई ताकि रिकवरी को मजीद आसान बनाया जाए। लेकिन यहाँ भी नाकामी से 2-4 होना पड़ा और फिर जुलाई 2016 में नॉन परफॉर्मिंग असासा के तौर पर दर्जा बंदी की गई है। और ये वो जगह थी जहाँ प्रोमोटर और कंपनी के मालिकान को एहसास हुआ कि एबीजी बर्बाद और तबाह हो गया है। अब आते हैं एक दिलचस्प सवाल की तरफ, और वो ये है कि आखिर ये मनी लॉन्ड्रिंग मुमकिन कैसे हुई, कैसे इस पर काम करके करोड़ों का घोटाला किया गया। अब ये वो जगह है जहां शेल कंपनीज मंजर आम पर आती हैं और अगर किसी के पास 100 करोड़ हो और वो इस पर टैक्स भी ना अदा करना चाहता हो और अपनी इस रकम को वाजिया भी ना करना चाहता हो, तो फिर पनामा और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स का सहारा लेते हैं और एक कंपनी और फर्जी नाम के साथ कंपनियां बना लेते हैं। अब चूंकि इन जगहों पर बहुत सख्त कवानीन होते हैं और वो कंपनी की तमाम तर मालूमात और इन्फॉर्मेशन को एक राज के तौर पर रखते हैं और वो लोग अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स को भी फर्जी हायर कर लेते हैं और असल मालिक को मंजर आम पर नहीं आने देते। और यहाँ तक कि आपको कंपनी के लिए किसी किस्म की बिल्डिंग और इमारत के किराए की भी जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कि आप एक पेपर पर भी अपनी कंपनी को एग्जिस्ट कर सकते हैं। और जब एक बार ये रकम अकाउंट में ट्रांसफर हो गई तो एक कंपनी एसेट्स को बढ़ाना शुरू कर देती है, जैसा कि रियल एस्टेट के अलावा भी बहुत महंगी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर देते हैं ताकि एक शहाना जिंदगी गुजारी जाए। मालकान की तरफ से हकीकत ये है कि ये कंपनियां सरमायाकारी भी कर सकती हैं। मसलन ये दूसरी कंपनियां खरीद कर भी अपने असासे डबल कर सकते हैं और इस मामले में रॉयल्टी एबीजी शिपयार्ड की थी। इसकी बुनियाद पर 16 और भी शील कंपनियां वाजिया हुई और इस कंपनी के नाम से बनाया गया पैसा 98 और छोटी बड़ी कंपनियों में तकसीम हुआ। जब ईवा को फ्रांजिक करने के लिए अप्रैल 2018 में कर्ज दहंदगान ने मुकर्रर किया था तो इन्होंने वाज़ेह तौर पर इंकशाफ किया कि हमेशा की तरह फंड की मुंतकली काम किया गया है इस कंपनी की तरफ से, जिसके बरअक्स सपोर्टेड बैंक्स ने 2019 में शिकायत दर्ज कराई, जिसकी सीबीआई ने 2020 में वजाहत तलब की और 7 फरवरी 2022 को सीबीआई रिपोर्ट को मंजर आम पर वाजिया कर दिया था। तो अब सवाल ये है कि आखिर इस सब से बैंकों पर क्या असरात मुरतब होते हैं। यहाँ तक कि बैंकों ने पहले ही अकाउंट्स दर्जा बंदी कर रखी थी। इस लोन के पेश नजर बैंकों को नुकसानात से 2-4 होना पड़ा और इन सब के पीछे सिर्फ और सिर्फ एबीजी कंपनी का हाथ था। तो ये थी इस कंपनी की कहानी। मजीद इस तरह की केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।